सुबह 8:15 बजे तिब्बत में एक 2000 फीट का ग्लेशियर अचानक टूटता है। तो यहां यह भी ध्यान रखिए कि जब आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐसे सुन रहे हैं कि एक बड़ा ग्लेशियर टूटा, तो ग्लेशियर क्यों टूट रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए क्या किया जा रहा है, कितनी बहस होती है और कितना हासिल, ये भी आप जानते हैं। सुबह 8:37 पर तिब्बत में ग्लेशियर वाली जगह ही 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। अब इसको लेकर दो तरह के नजरिए हैं। एक नजरिया यह है कि पहले भूकंप आया, उसकी वजह से ये ग्लेशियर टूटा, लेकिन दूसरा नजरिया यह है कि ये ग्लेशियर टूटा इस वजह से, धरती पर गिरने की वजह से वहां जो कंपन हुआ उसको सिस्मिक एक्टिविटी के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। सुबह 8:40 पर नदी का स्तर 1.62 मीटर था। अचानक प्रचंड बहाव शुरू हो गया। सुबह 8:50 पर ये स्याफ्रुबेसी के जल विज्ञान निगरानी केंद्र से डेटा आना बंद हो गया। चेतावनी स्तर 6 मीटर और खतरे का स्तर 9 मीटर निर्धारित था। सुबह 9 बजे रसुआ के स्थानीय प्रशासन को सैलाब की सूचना मिली। सुबह 9 बजे भोटे कोशी नदी में सैलाब की एंट्री हुई। सुबह 9:15 बजे प्रशासन ने करीब 7 लाख लोगों को एसएमएस करके अलर्ट किया। सुबह 9:20 पर बेत्रावती हाइड्रोमीटर से भी डेटा आना बंद हो गया। और ये जो डेटा आना बंद हुआ उस समय, जाहिर है वो एक तरीके से उन आंखों का बंद हो जाने जैसा हो गया जो उस समय अगर ये इनपुट्स मिलते टाइम पर तो उनको एक्शनेबल इनपुट्स में बदल सकते थे। अब जरा देखिए कब कब नेपाल को चीन ने फंसाया। यहां मैं आपको ये तो बताते ही चलूं कि यारलंग सांगपो जो है, इसी को ब्रह्मपुत्र नाम से आप हिंदुस्तान में जानते हैं। इस पर ऑलरेडी एक डैम चाइना की तरफ से बनाया जा रहा है और ये वाटर बॉम्ब साबित हो सकता है। हिंदुस्तान ने कई बार इस संदर्भ में चिंता जताई है, अरुणाचल खतरे में आ सकता है। ये बात बार बार हिंदुस्तान की तरफ से बताए जाने के बावजूद चाइना यूनिलैटरली ऐसे फैसले कर रहा है जो उसके पड़ोस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अब जरा देखिए, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नेपाल ने चीन से कर्ज लिया था। तो डेट ट्रैप पर फंसाता है चाइना, कर्ज देकर अपने जाल में फंसाता है, अपने एहसान तले एक तरीके से कुछ देशों को दबाता है और फिर वो इतना बड़ा कर्ज लाद देता है कि वो चुका नहीं पाते और इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस में लेता है। ये डेट ट्रैप वाली कहानी तो आप जानते हैं। अब ये वाटर ट्रैप वाली कहानी भी देखते जाइए। इसके साथ साथ चीन के एक्सिम बैंक से नेपाल ने करीब $216 मिलियन कर्ज लिया। तो किस तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस में, और इसीलिए शायद ये जानने के बावजूद कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम चाइना की तरफ से क्रिएट की गई है, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए निश्चित रूप से ये बड़ा टाइट रोप वॉक होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उस चाइना के लिए उसको आईना दिखाया कैसे जाए जिसने इन तमाम जगहों से एक तरीके से डोरियां अपने हाथ में ले रखी हैं। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं होने से एयरपोर्ट घाटे में है और चीन ने नेपाल के उत्तरी जिलों में अवैध रूप से अतिक्रमण भी किया हुआ है और इनमें रसुआ जिला भी है। ये जहां पर बाढ़ का कहर ज्यादा देखने को मिला है, नोवाकोट, रसुआ, हुमला, रसुआ, दोलखा, सिंधुपाल चौक जिले में चीन ने घुसकर इमारतें बना ली हैं। तो जो सलामी स्लाइसिंग है वो नेपाल में भी आजमाई जा रही है। चीन ने नेपाल को अपने घर पर निर्भर रखने के लिए, अपने पर निर्भर रखने के लिए अघोषित आर्थिक नाकेबंदी कर ली और चीन पर नेपाल के आंतरिक राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने के आरोप भी लगते रहे हैं। चीन ये करता रहा है और ये छिपी बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। नेपाल पर चीन का करीब $30 करोड़ का कर्ज है। अब जब डेट ट्रैप होगा, इतने सारे तरीकों से अगर डोरियां थामी गई होंगी किसी देश को, अगर वो सच्चाई का आईना लेकर सामने खड़ा हो जाए तो उसको परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके अगर पहले ही शतरंज की बिसात की तरह सजा दिए गए हों तो जाहिर है मुश्किल होगी। अब मैं जनरल दत्ता आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसे में आइडियली कंट्रीज को करना क्या चाहिए। अब ये बात अपनी जगह सही है, वो ड्रैगन है, एक माइटी कंट्री है और उसकी तरफ से ये किया गया है, अगर तो उसको आईना दिखाने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है, इसके अंदर जितने भी हमारे छोटे मुल्क हैं जिनको एक लॉलीपॉप चीन दिखाता है और उनकी उस समय की सरकारों को अपनी जेब में डालता है और अपना इन्वेस्टमेंट करता है, बाद में उनको फंसा लेता है। ये आपने देखा होगा, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं, श्रीलंका में उनके हेमंत तोता पोर्ट बनाया, जब वो उसको लोन पे बैक नहीं कर पाए, 99 ईयर लीज के लिए उसने ले लिया। यही गेम में माल्टी में खेलने की कोशिश कर रहा था और भारत लगातार अपने छोटे पड़ोसियों को ये बताता आ रहा है कि साहब आप डेट ट्रैप में मत फंसिए,
भारत आपका मित्र है। भारत कभी भी आपको ऐसे फैसले नहीं कराएगा कि जहां पर आपको भारत को गुलाम बनना पड़ जाए। अगर हम कहीं जाते हैं, हम एक मित्र की तरह जाते हैं, एक भाई की तरह जाते हैं और जाके वहां मदद करते हैं। ये बात श्रीलंका को भी समझ आ गई, मालदीव को भी समझ आ गई और अभी वो अपना अमेंडमेंट कर रहे हैं। लेकिन जहां पर वो फंस चुके हैं वहां से उनको निकलना मुश्किल है। यही बात नेपाल के साथ, हमारे भाई हैं नेपाल, हमारे पूरे नेपाल के अंदर हमारी गोरखा रेजिमेंट्स हैं। मैं खुद गोरखा रेजिमेंट का हूं। हमने कभी भेदभाव देखा ही नहीं कि भारत और नेपाल क्या कोई अलग मुल्क हैं, ये भाइयों की तरह हैं। लेकिन नेपाल के अंदर जो अलग अलग समय में सरकारें आई, अपने हित के लिए उन्होंने नेपाल को गिरवी रखा दिया। नेपाल की नागरिक, नेपाल की पब्लिक को यह सोचना पड़ेगा कि आपका मित्र कौन है, आपका भाई कौन है और आपका फायदा उठाने वाले कौन हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, ये बाहर के मुल्क को चाहते हैं कि उनका एक फुटहोल्ड बन जाए नेपाल के अंदर। और भारत का जो नेपाल के साथ रिश्ता है, कभी हमारा ये दिमाग में आया ही नहीं कि हम अपने भाई के ऊपर कब्जा करेंगे। सवाल ही नहीं उठता है। नेपाल हमारे लिए बहुत अहम है। नेपाल हमारा भाई है, हमारे साथ का देश है, एक हिंदू राष्ट्र है। हमें उस पर गर्व होता है। हम दुनिया में कहते थे अगर कोई एक हिंदू राष्ट्र है तो वो नेपाल है। लेकिन उसी के अंदर जो सरकारें आई, चाहे वो कम्युनिस्ट आए हो चाहे जो भी हो, उन लोगों ने नेपाल की सिक्योरिटी को दांव पे लगाया। ये हमारे जो नागरिकों को समझना चाहिए। जब राजा की सरकार थी, राजा एक हिंदू राष्ट्र का राजा था, वहां उस तरीके से कार्रवाई होती थी और सद्भाव रहता था। लेकिन ये चीज नेपाल के पब्लिक को सोचनी पड़ेगी, उनका हित क्या है।